हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भली भांति जानते हैं कि सूर्य किरण बैच के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि के संदर्भ में अध्ययन और अध्यापन का कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। आपके पाठ्यक्रम के अनुसार अगर हम चर्चा करें तो हम लोग अभी शुरुआती दौर में ही हैं। हम लोग फिलहाल अभी एक ही शब्दावली को कैलकुलेट करने की प्रक्रिया में हैं, जिसमें आपको बताया गया था कि भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था। तो फिलहाल अभी जो आपकी क्लास में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है वो क्या है? भारतीय शिक्षा पद्धति या भारतीय शिक्षा व्यवस्था का आप आधुनिक संदर्भ डिस्कस कर रहे हैं, और आधुनिक संदर्भ का एक पार्ट तो आपको उपलब्ध करा दिया गया है। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो पुराने वाली क्लास को आधार बना के ही करेंगे। जैसा कि आप लोग जान पा रहे होंगे कि पुरानी कक्षा में यानी कि पिछली कक्षा में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि 1813 का जो आपका चार्टर अधिनियम है, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में साफ साफ कहा गया था कि भारत में शिक्षा के विकास पर कंपनी के लोग या कंपनी की ओर से क्या प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लास्ट क्लास में हमने इस बात पर भी पूरा विचार कर लिया था कि जो 1 लाख का अमाउंट बनकर के आपके सामने आता है उसको खर्च क्यों नहीं किया गया, और उसके रिगार्डिंग हमने एक विवाद का धरातल क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें एक और क्या था, प्राच्यवादी धरातल बना हुआ था, और एक और क्या था, आंग्लवादी धरातल बना हुआ था। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में शिक्षा का डेवलपमेंट कैसे होगा, भारत में शिक्षा का नेचर और मीडियम कैसा होगा, इस बात को लेकर के अंग्रेजों के मध्य ही क्या है, एक विवाद का धरातल पैदा हो जाता है। और अंग्रेजों के मध्य जो विवाद का धरातल पैदा हो जाता है उसी के अंदर से क्या है, 2 प्रकार के वर्ग आपके सामने निकल के आते हैं। एक को आप प्राच्यवादी गुट कहते हैं और एक को आप क्या है, आंग्लवादी गुट कहने का प्रयास करते हैं। अब यहां पर आज की क्लास में जब हम लोग अपने डिस्कशन को थोड़ा आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे, तो अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाने का कार्य हम किस प्रकार से कर सकते हैं, हमको आंग्लवादी जो गुट है उसकी सफलता को आधार बनाना है। यानी कि उस विवाद में अंतिम रूप से जो सफलता प्राप्त हुई, तो उस विवाद में अंतिम रूप से जो सफलता प्राप्त हुई वो आंग्लवादी गुट को हुई। और जैसे कि आप भलीभांति जान पा रहे होंगे कि आंग्लवादी गुट के 3 मेजर कैरेक्टर्स हमने आपके सामने रख दिए थे। लॉर्ड मैकाले साहब आपको दिखाई पड़ते हैं, थॉमस मुन्नो आपको दिखाई पड़ते हैं, एल्फिंस्टन महोदय आपको दिखाई पड़ते हैं। तो आंग्लवादी गुट की सफलता को आधार बना करके अब जो आप चर्चा प्रारंभ करने जाएंगे, अब आपको सारा का सारा डिस्कशन जो करना है वो लॉर्ड मैकाले की ओर से ही आपको करना है। कैसे करना है, आइए हम आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करते हैं। मुद्दा किसका बना हुआ है? मुद्दा बना हुआ है आधुनिक शिक्षा का। दैट मीन्स किसका बना हुआ है? मॉडर्न एजुकेशन का मुद्दा बना हुआ है। मुद्दा किसका बना हुआ है? आधुनिक शिक्षा का मुद्दा बना हुआ है, यानी कि मॉडर्न एजुकेशन का मुद्दा बना हुआ है। अब आधुनिक शिक्षा का भारत में जो प्रस्तुतिकरण आप दिखाएंगे, आधुनिक शिक्षा का भारत में जो इंट्रोडक्शन आप दिखाएंगे, या आधुनिक शिक्षा का भारत में जो प्रस्तुतिकरण आप दिखाएंगे वो किसकी ओर से दिखाएंगे? वो मैकाले घोषणा पत्र की ओर से आपको दिखाना है। किसकी ओर से दिखाना है? मैकाले घोषणा पत्र की ओर से आपको क्या है, दिखाना है। और ये जो आपका मैकाले घोषणा पत्र है, इसके बारे में आप साफ साफ कहेंगे कि मैकाले घोषणा पत्र जो आपके सामने रखा गया था वो 1835 AD में ये रखा गया था। और मैकाले घोषणा पत्र की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि भारत में जो एडुकेशन होगी अब, यानी कि अंग्रेजों की ओर से भारत में जिस एडुकेशन का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा उसका जो करैक्टर होगा, तो करैक्टर उसका कैसा हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा। यानी कि कैसा हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। और वह किस माध्यम में उपलब्ध कराई जाएगी, वह किस मीडियम में उपलब्ध कराई जाएगी, वह किस माध्यम में उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप क्या कहेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी माध्यम में क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी। अंग्रेजी माध्यम में क्या है, उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से बिल्कुल आपको ये सारी बातें करने का मौका मिल जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो शुरुआती दौर में उस समय क्या है, प्रॉपर जो प्रेजेंटेशन हुआ है या जो प्रॉपर आपका इंट्रोडक्शन हुआ है वो मैकाले घोषणा पत्र की ओर से हुआ है। अब आपको मैकाले घोषणा पत्र को आधार बनाकर ही अपने डिस्कशन यहां पर क्या है, स्टार्ट करने होंगे। ये जो आपका मैकाले घोषणा पत्र है, इसमें बिल्कुल इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है ना, अब विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है
कि भारत में शिक्षा का जो चरित्र होगा वो आधुनिक बन के आएगा, और आधुनिक शिक्षा भारतीयों को जो उपलब्ध कराई जाएगी वो अंग्रेजी माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी या अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि भारत की क्षेत्रीय भाषाओं को आधार बना करके भारतीयों को आधुनिक शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह दिया जाता, कहां? मैकाले घोषणा पत्र के माध्यम से। हल्का सा रेफरेंस आपको यहां पर यह भी लेकर चलना पड़ेगा कि बात किसकी है? 1835 की है। तो अगर 1835 की बात है तो कई बार आपसे यह भी पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया उस समय आपको कौन दिखाई पड़ते हैं? तो देखो, उस समय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो आपको दिखाई पड़ेंगे उनका नाम आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। उनका नाम आपका क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। लॉर्ड विलियम बेंटिंक। यह सवाल भी क्या है, कई बार आपके सामने क्या है, इसका इंट्रोडक्शन किया जाता है कि भाई मैकाले घोषणा पत्र के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहां पर आपका जो वेरी प्रॉपर आंसर आ जाना चाहिए वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के रूप में आपका प्रॉपर आंसर यहां पर आ जाना चाहिए। अब आपको काम क्या करना है? अब आपको काम यह करना है कि मैकाले घोषणा पत्र को आसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैकाले घोषणा पत्र में यही दो बातें कही गई हों कि भारत में अब शिक्षा का चरित्र क्या हो जाएगा? आधुनिक हो जाएगा, और आधुनिक शिक्षा भारतीयों को क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध नहीं कराई जाएगी, बल्कि क्या है, ये अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा कुछ और भी बातें हैं जो मैकाले घोषणा पत्र के अंदर ही आपको क्या है, मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप उनको आसान बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको समझना चाहते हैं, तो आपको यहां पर एक जुड़ाव करके चलना पड़ेगा। और जुड़ाव का मतलब क्या हो जाएगा? जुड़ाव का मतलब यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कि जो आपका मैकाले घोषणा पत्र है, आप मैकाले घोषणा पत्र के साथ एक विषय वस्तु का क्या है, जुड़ाव करके यहां पर चलेंगे। इसी विषय वस्तु को हिंदी में आप कहेंगे शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत। इतना कहेंगे तो आपका काम चलेगा। शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत। और ये जो आपका शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत है, इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एडुकेशन, है ना। तो अगर आप मैकाले घोषणा पत्र को अपनी चर्चा में थोड़ी आसानी देना चाहते हैं तो आपको मैकाले घोषणा पत्र का जुड़ाव कहां करके चलना पड़ेगा? ये शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत के साथ करके चलना पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डाउन इनफिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एडुकेशन कहा जाता है। अब इसकी कैलकुलेशन क्या कहती है? इसकी कैलकुलेशन ये कहती है कि मान लीजिए आप रफली वे में क्या बना लो, आप इस तरीके से क्या बना लो, इंडियन सोसाइटी बना लो। रफली वे में आपने क्या बनाया? मान लीजिए इंडियन सोसाइटी आपने बनाया, यानी कि आपने क्या बनाया? भारतीय समाज आपने बनाया। और भारतीय समाज को तीन प्रकार के वर्गों में आप बांट दो। एक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? जैसे अपर लेयर आपका हो जाएगा, एक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? मिडिल लेयर आपका हो जाएगा, और एक वर्ग आपका क्या हो जाएगा? लोअर लेयर आपका हो जाएगा। यानी कि इसे आप भारतीय समाज का उच्च वर्ग कहेंगे, इसे आप भारतीय समाज का मध्यम वर्ग कहेंगे, और इसे आप भारतीय समाज का क्या, निम्न वर्ग कहने का प्रयास करेंगे। तो शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत में यह कहा गया कि भैया जो मॉडर्न एजुकेशन है, शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत में साफ साफ कहा गया कि जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो आधुनिक शिक्षा है, तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर यहां पे कही जाती है कि आधुनिक शिक्षा के माध्यम से हम केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही क्या है, लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। हम केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही क्या है, लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। यानी कि हम भारतीय समाज के क्या है, मध्यम वर्ग को लाभान्वित करने का कार्य नहीं करेंगे, और हम भारतीय समाज के निम्न वर्ग को भी क्या है, लाभान्वित करने का कार्य नहीं करेंगे। यानी कि आपको भेदभाव का धरातल दिखाई पड़ रहा होगा, उसको हम अलग से अभी कैलकुलेट करने का प्रयास भी करेंगे। लेकिन यहां एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि चाहे मामला मैकाले घोषणा पत्र का हो और चाहे मामला किसका हो, शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का हो, इसमें यह साफ साफ कहा जाता है कि सरकारी प्रयास जो होगा
भारतीयों को आधुनिक शिक्षा के धरातल पर शिक्षित किए जाने के संदर्भ में, तो सरकारी प्रयास जो होगा वो केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही प्रत्यक्ष तौर पर लाभान्वित करने का कार्य करेगा। सरकारी प्रयास मध्यम वर्ग को शिक्षित नहीं करेगा। यह सरकारी प्रयास जो है निम्न वर्ग को शिक्षित किए जाने के संदर्भ में आपके सामने नहीं आएगा। कुल मिलाकर के आप यहां पर इतना कहेंगे कि जो सरकारी प्रयास है वो आधुनिक शिक्षा के धरातल पर केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षित कराए जाने की बातें कर रहा था। भारतीय समाज के मध्यम वर्ग को शिक्षित कराए जाने की जिम्मेदारी सरकारी प्रयास नहीं लेगा। भारतीय समाज के निम्न वर्ग को शिक्षित कराए जाने की जिम्मेदारी यह सरकारी प्रयास नहीं लेगा। हां, इसमें इतना अवश्य कहा गया था सरकार की ओर से, या आप कह सकते हैं कंपनी की ओर से, क्योंकि उस समय कंपनी की सरकार भारत में बनी हुई, इतना अवश्य कहा गया था कि कंपनी भारतीय समाज के उच्च वर्गों को आधुनिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करा के चलेगी। अब अगर समाज का उच्च वर्ग यानी कि भारतीय समाज का उच्च वर्ग अगर ये चाहता है कि वो मध्यम वर्ग को शिक्षित कराना चाहे अपनी ओर से, या निम्न वर्ग को शिक्षित कराना चाहे अपनी ओर से, तो इस बात से हमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर हम सरकारी प्रयासों को आधार बना करके भारतीय समाज को शिक्षित कराए जाने की बात करेंगे तो हम तो केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षित कराएंगे। आगे चलकर अगर भारतीय समाज का उच्च वर्ग अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेता है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के व्यवस्थाओं को पैदा करता है और उन व्यवस्थाओं के सहारे अगर वो भारतीय समाज के मध्यम वर्ग को शिक्षित कराने की बात करता है या निम्न वर्ग को शिक्षित कराने की बात करता है, तो इससे हमें किसी बात की कोई परेशानी नहीं है या हमें कोई परहेज नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसका नया तरीका क्या हो सकता है। इस चीज को नए तरीके से आप किस तरीके से आधार बना सकते हैं, तो आइए कुछ नई बातें यहां पर क्या है सीख लेते हैं। कुछ नई बातें क्या यहां पर सीख लेते हैं, किस प्रकार से जो आपका एग्जामिनर है आपके सामने जो है बातें अपनी करेगा, तो कुछ अलग प्रकार से बातें यहां पर आपको थोड़ा इस्टेब्लिश करके चलनी पड़ेंगी ताकि कहानी क्या हो जाए, पाक साफ हो जाए, ताकि कहानी क्या हो जाए, पवित्र बन जाए। जैसे हमने आपसे कहा कि चाहे मामला किसका हो, मैकाले घोषणा पत्र का हो। मान लीजिए हमने यहां पे क्या लिखा, मैकाले घोषणा पत्र, और मैकाले घोषणा पत्र के साथ हमने क्या जोड़ा है, मैकाले घोषणा पत्र, और मैकाले घोषणा पत्र के साथ हमने क्या जोड़ा है, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत, शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत। तो अब आपको यहां पर क्या क्या बातें कहने का मौका मिल जाएगा। एक बात तो आप यहां पर यह कह पाएंगे कि चाहे मामला मैकाले घोषणा पत्र का हो या चाहे मामला शिक्षा का जो अधोमुखी सिद्धांत हो उसका हो, है ना, तो हम कह सकते हैं कि इसका चरित्र समाजवादी नहीं रहा, इसका चरित्र समाजवादी नहीं रहा, इसका चरित्र समाजवादी नहीं रहा। भाई समाजवादी रहा होता तो सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ते, भारतीय समाज को कैलकुलेट ही ना करते, भारतीय समाज को संपूर्ण तौर पर बिना किसी भेदभाव के क्या है शिक्षित कराने की बात करते। क्योंकि ऐसा नहीं रहा तो हमें कहने का मौका मिल गया कि इसका जो चरित्र है समाजवादी नहीं रहा। थोड़ा और आसान बना देते हैं इसी बात को, क्योंकि मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा की गई, 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 की शिक्षा की उपेक्षा की गई। ठीक है, दूसरी बात क्या, दूसरी बात एक ये है, आप ये भी कहेंगे कि महिला शिक्षा, महिला शिक्षा का पक्ष नहीं लिया गया, महिला शिक्षा का पक्ष नहीं लिया गया। बात अभी हम करेंगे क्यों नहीं लिया गया, महिला शिक्षा का पक्ष नहीं लिया गया। इसमें एक सेंटेंस प्रमोट करके चलेंगे आपकी शिक्षा सभी के लिए
शिक्षा सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, ये वाला जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस इसमें क्या है, कार्य नहीं करता है। ये सेंटेंस इसमें क्या कार्य नहीं करता है, क्योंकि आप बात देख पा रहे हैं, हम बार बार वही कह रहे हैं कि शिक्षा का जो आपका अधोमुखी सिद्धांत है, जो मैकाले घोषणा पत्र का ही आधार बना है, उसमें साफ साफ कहा गया था कि हम तो केवल भारतीय समाज के उच्च वर्ग को ही शिक्षित कराएंगे। अगर भारतीय समाज का उच्च वर्ग अपने कोई बड़ी नैतिक जिम्मेदारी समझता है तो वो मध्यम वर्ग को आगे चलकर शिक्षित करा सकता है और निम्न वर्ग को आगे चलकर शिक्षित करा सकता है। यानी शिक्षा का जो अधोमुखी सिद्धांत है वो ये तो कहता है कि शिक्षा जो है ऊपर से नीचे की ओर क्या जाएगी, छन छन करके जाएगी। लेकिन हम सरकारी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, हम सरकारी प्रयासों की बात कर रहे हैं। तो अगर हम सरकारी जिम्मेदारी की बात करेंगे या सरकारी प्रयासों की बात करेंगे तो इस प्रकार के आक्रमण अब हम बड़ी आसानी के साथ करके चल सकते हैं कि ये जो मामला है इसमें समाजवादी धरातल आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर समाजवादी धरातल मिलता तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की शिक्षा की उपेक्षा नहीं की जाती और महिला शिक्षा की भी क्या है, उपेक्षा नहीं की जाती। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैकाले घोषणा पत्र का मामला हो या शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का मामला हो, महिला वर्ग की भी उपेक्षा की गई, भारतीय समाज के मध्यम वर्ग की भी उपेक्षा की गई, भारतीय समाज के निम्न वर्ग की भी उपेक्षा की गई। तो यहां हम आपके एग्जामिनर के दिमाग को थोड़ा पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। आप साफ साफ कहेंगे इस व्यवस्था का चरित्र समाजवादी नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, वो हमने आपके सामने बात रख दी है। और इसमें यह सेंटेंस भी आपको थोड़ा कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि शिक्षा सभी के लिए, यह सेंटेंस इसमें काम नहीं करता। यह सेंटेंस काम कहां करेगा, वुड डिस्पैच एक्ट में जाकर के काम करेगा। क्योंकि शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत में या मैकाले घोषणा पत्र में जो कमजोरियां रह गई थी, उन तमाम प्रकार की कमजोरियों को दूर करने का कार्य फिर बाद में किसके थ्रू किया गया था, वुड डिस्पैच एक्ट के माध्यम से किया गया था। अब ऐसा मामला बन क्यों रहा है, अब इस चीज को समझते हैं कि ऐसा मामला क्यों बन रहा है। खास तौर से यहां पे इस चीज को हम समझ के चलेंगे कि चाहे मामला मैकाले घोषणा पत्र का हो या चाहे मामला किसका हो, शिक्षा का जो आपका अधोमुखी सिद्धांत हो, इसका मामला हो, हम यहां पर यह कैलकुलेशन करके चलेंगे कि महिला शिक्षा की उपेक्षा क्यों की गई, 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 क्यों की गई। असल में मामला क्या बना उस समय, मामला उस समय यह बन रहा है कि भारत में अगर आप किसको कैलकुलेट करने की बात करेंगे, अगर आप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कैलकुलेट करने की बात करेंगे तो असल में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में लगातार क्या कर रही है, अपना साम्राज्य विस्तार कर रही है। भारत में लगातार क्या कर रही है, अपना साम्राज्य विस्तार करके चल रही है। अब देखो मेरी बात, अगर वो भारत में लगातार अपना क्या साम्राज्य विस्तार कर रही है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास लगातार क्या है, अतिरिक्त संसाधन आ रहे थे, लगातार अतिरिक्त संसाधन आ रहे थे, लगातार क्या है, अतिरिक्त संसाधन आ रहे थे, लगातार अतिरिक्त संसाधन आ रहे थे। ओके, और ये जो आपके लगातार अतिरिक्त संसाधन आ रहे थे, इन संसाधनों पर कंपनी को क्या है, इन संसाधनों पर कंपनी को लगातार क्या है, भू राजस्व वसूलने का अधिकार भी मिल रहा था, भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल रहा था, भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल रहा था, भू राजस्व वसूलने का अधिकार मिल रहा था। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो लगातार साम्राज्य विस्तार की पॉलिसी अपनाए हुए है, लगातार कंपनी के पास जो अतिरिक्त संसाधन आ रहे हैं और इन्हीं अतिरिक्त संसाधनों पर कंपनी को लगातार क्या है, लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करने का अधिकार मिल रहा है। तो असल में कंपनी पर क्या है, कंपनी पर है बर्डन, एक क्या है, बर्डन है, एक क्या है, बर्डन, एक बोझ आ गया है जिसको आप क्या कहेंगे, कार्य का बोझ कहेंगे। क्या कहेंगे, कार्य का बोझ आप कहेंगे, कार्य का क्या, कार्य का बोझ आप कहेंगे। बात को मेरी समझना। और ये जो आपका कार्य का बोझ है, इस कार्य के बोझ को अगर आप थोड़ा हल्का बनाना चाहते हैं तो यहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नीड बन के आएगी, एक आवश्यकता यहां पे बन के आएगी कि उसको नीड किसकी होगी, क्लैरिकल स्टाफ की होगी। उसको नीड किसकी होगी, क्लैरिकल स्टाफ की। यहां पर क्या उसको नीड हो जाती है, किसके रिगार्डिंग, कंपनी के रिगार्डिंग। अब क्लैरिकल स्टाफ की नीड है तो कंपनी के पास चॉइसेस तो हैं,
कंपनी इंग्लैंड से लोगों को हायर कर सकती है, लेकिन अगर कंपनी इंग्लैंड से लोगों को हायर करने की बात करेगी तो उन्हें वेतन क्या देना पड़ेगा? ठीक ठाक देना पड़ेगा। अब कंपनी का मानना यह है कि कोई बात नहीं, हम लगातार अपना भौगोलिक विस्तार कर रहे हैं, हम लगातार अपना साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, लगातार हमको क्या अतिरिक्त संसाधन मिल रहे हैं और अतिरिक्त संसाधनों पर हमें भू राजस्व वसूलने का अधिकार भी मिल रहा है। हालांकि भू राजस्व की वसूली के अलावा बहुत सारे काम हैं कंपनी के पास, तो कुल मिलाकर के जो कंपनी है उसको हमने एक कार्य का बोझ दे दिया। और अगर कंपनी अपने इस कार्य के बोझ को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना चाहती है तो कंपनी को क्या है, एक क्लरिकल स्टाफ की नीड यहां पे अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा। और कंपनी जो है, जो क्लरिकल स्टाफ की नीड कंपनी को यहां पे आ रही है मेरे प्यारे साथियों, इसको वो सेटिस्फाइड कैसे कर सकती है? तो चाहे तो मैन पावर जो यहां पे कंपनी को चाहिए, इस मैन पावर को इंग्लैंड से बुला सकती है। लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि अगर आप इस मैन पावर को इंग्लैंड से बुला करके इसको सेटिस्फाइड करना चाहेंगे तो फिर क्या होगा? आपको वेतन उनको ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। इसलिए इन्होंने प्लान क्या बनाया? इन्होंने प्लान ये बनाया कि हम भारतीयों को शिक्षित करेंगे। इसलिए इन्होंने प्लान ये बनाया कि हम क्या करेंगे? भारतीयों को शिक्षित करेंगे। और इसलिए वो कैलकुलेशन आई कि हम भारतीय समाज को क्या थोड़ा कैटेगराइज करके चलेंगे और हमें एक काम करना है कि जो भारतीय समाज का अपर लेयर है, हम इसी अपर लेयर को क्या है, शिक्षित कराने की बात करेंगे। इसी अपर लेयर को क्या है, हम शिक्षित कराने की बात करेंगे, शिक्षित कराने की बात करेंगे। यानी कि कंपनी केवल भारतीय जनमानस को इतनी सीमा में जाकर के शिक्षित कराना चाहती है जहां से उसका क्या है, क्लरिकल स्टाफ की नीड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। असल में मैकाले घोषणा पत्र या जो आपका शिक्षा का अधोमुखी सिद्धांत है, मैं आज फिर आपके सामने ये बात रखूंगा, ये वास्तविक अर्थों में भारतीयों को शिक्षित नहीं कराना चाहता है। ये तो केवल कंपनी के जो एक क्लरिकल स्टाफ की नीड है, उस नीड को सेटिस्फाइड कराना चाहता है। उसको लगता है कि भाई जितना मैन पावर हमको चाहिए, हम पूरे समाज को क्यों पढ़ाएं, हम तो केवल क्या है, भारतीय समाज के अपर यानी कि उच्च वर्ग को पढ़ाएंगे। और उच्च वर्ग को पढ़ाने का बड़ा फायदा यह भी होगा कि उच्च वर्ग को घर से बाहर निकल करके कार्य करने में किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है, यानी कि भारतीय समाज की ओर से ऐसी कोई पाबंदी नहीं लाई गई है। तो हम क्यों पढ़ाएं? हम मध्यम वर्ग को क्यों पढ़ाएं या हम निम्न वर्ग को क्यों पढ़ाएं? हमें तो अपना क्लरिकल स्टाफ की जो नीड है, हम तो केवल उसको सेटिस्फाइड करना चाहते हैं और उसका जो सेटिस्फैक्शन है तो वैसे ही हो जाएगा। हम केवल भारतीय समाज के क्या है, उच्च वर्ग को ही शिक्षित कराने की बात करेंगे। और उच्च वर्ग को शिक्षित कराने का एक बड़ा फायदा यह होगा कि हमारा खर्चा कम होगा, क्लरिकल स्टाफ की नीड भी क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। और उच्च वर्ग पर भारतीय समाज की ओर से ऐसी कोई पाबंदी भी नहीं है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर से बाहर निकल करके क्या है, आप काम नहीं कर सकते, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो ये सोच रहे हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा फायदा हो जाएगा। और जो रहा तक बात किसकी थी, महिला वर्ग की थी, तो महिला वर्ग के बारे में भी सेम कैलकुलेशन ये होती है। महिला वर्ग की उपेक्षा क्यों की जा रही है? तो महिला वर्ग की उपेक्षा इस नाते की जा रही है क्योंकि कंपनी के लोग जो हैं इसी कैलकुलेशन को महिलाओं के साथ जोड़ रहे हैं। कंपनी के लोग चाहते हैं कि अगर हम महिलाओं को शिक्षित करेंगे तो भारतीय समाज जो है महिलाओं को घर से बाहर जाने की अनुमति देता ही नहीं है। भारतीय समाज महिलाओं को घर से बाहर निकल के कार्यस्थल पर जाने की अनुमति देता ही नहीं है। जब भारतीय समाज महिलाओं को घर से बाहर निकल करके कार्य करने की अनुमति देता ही नहीं है तो हम महिलाओं को शिक्षित करा करके क्या करेंगे? जब महिलाएं कंपनी के अधीन आकर के एज अ क्लरिकल स्टाफ काम कर ही नहीं सकती हैं तो हम महिलाओं को शिक्षित क्यों कराएं? तो हम महिलाओं को शिक्षित क्यों कराएं? तो सारा मामला जो मैकाले घोषणा पत्र का रहा या शिक्षा के अधोमुखी सिद्धांत का रहा, ये सारा का सारा मामला इसी हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। इसमें एक कैलकुलेशन और होती है, वो थोड़ा यूपीएससी ओरिएंटेड है, उसको हम आपके सामने नहीं रख रहे हैं। आपका काम इतने से क्या है, बड़े आसानी के साथ क्या है, चल जाएगा। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करके चलेंगे। और जिन सेंटेंसेस को हमने आपके सामने थोड़ा हाईलाइट करने का कार्य किया है, उन तमाम प्रकार के सेंटेंसेस को क्या है, आप ऑब्जर्व करने की बात करेंगे, क्योंकि जो आपका एग्जामिनर है वो इसी हिसाब से आपको क्या है, कैलकुलेट करा करके चलेगा। यहां हमने ये बात भी आपको बता दी है कि मध्यम वर्ग को उच्च वर्ग को ही शिक्षित क्यों कराया गया। यह हमने आपको ये बात भी बता दी है कि महिला वर्ग को शिक्षित क्यों नहीं कराया गया, या हमने आपको यहां पर यह बात भी बता दी है कि मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग को शिक्षित क्यों नहीं कराया जा रहा है।
तो 1835 को आधार बना करके भारत में जो आधुनिक शिक्षा का उस समय एक इंट्रोडक्शन कराया गया, उस इंट्रोडक्शन के रिगार्डिंग हम ये मान के चलेंगे कि जो कैलकुलेशंस आपके सामने आ जानी चाहिए, वो तमाम प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं आपके सामने आ गई हैं। आप कक्षा या क्लास को ऑब्जर्व करके चलेंगे और अपने नोट्स भी आप थोड़ा बना करके चलेंगे और किस तरीके से चर्चा को समझने के पश्चात या सुनने के पश्चात आप जो मेजर वन सेंटेंसेस हैं उनको किस प्रकार से आप प्रमोट करके चलेंगे, उनको किस प्रकार से आप थोड़ा हाईलाइट करके चलेंगे, थोड़ा हमने आपको बता दिया। यही तरीके होते हैं, यही तरीके होते हैं कि टॉपिक को डिस्कस करो और उन टॉपिक्स को इस हिसाब से बना करके चलो। जैसे मैंने 20 में भी 4 प्रकार के सेंटेंसेस आपको लिख करके दिखाए थे, वो ऐसा ही व्यवहार आपके सामने कर सकता है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सूर्यकरण बैच लगातार आपके सामने इस प्रकार से आता रहेगा। आप लोग जान पा रहे हैं कि प्रॉपर डिक्लेरेशन आपके सामने आ चुके हैं। एवरीडे 10 बजे आपको सूर्यकरण बैच के माध्यम से शिक्षण अभिरुचि की क्लास आपको मिलेगी। एक कैलकुलेशन और आपकी बचती है, फिर हम बिल्कुल आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास में क्या है, आप पहले वुड डिस्पैच एक्ट को क्या है डिस्कस करने की बात करेंगे, ठीक है। और जब वो डिस्कशन आपका पूरा वाइंड अप हो जाएगा, फिर जो आपकी कक्षाएं हैं बिल्कुल उन्हीं शब्दावलियों के सहारे चलेंगी जो शब्दावलियां आपके पाठ्यक्रम में लिखी गई हैं, ठीक है। तो कक्षाओं के साथ जुड़ के काम करेंगे, प्यार से अपने नोट्स बनाने का कार्य करेंगे, अपने आप को थोड़ा कैलकुलेट कराने का काम करेंगे और जो कक्षाओं को सुनने के पश्चात जो एक जानकारी आपको मिल रही है, उस जानकारी को आधार बना करके अलग अलग प्रकार के सेंटेंसेस आप क्या है वहीं से निकालने का कार्य करेंगे। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज के सत्र को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।